देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोगों को अपना इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 या 6 के आसपास होगा, जहां तक है 6 है शायद। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 कवर करना है। एम्प्लॉयमेंट एग्जाम की वेटेज की अगर हम बात करें तो एग्जाम में ये चैप्टर 6 to 8 मार्क्स की वेटेज है। ठीक, अब ये चैप्टर है क्या सर, इसमें कहानी क्या है? तो इस ये चैप्टर बेटा डाटा बेस्ड चैप्टर, मतलब इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है हमारे इस चैप्टर के अंदर। अगर बात की जाए, सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, देखो चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट जरूर है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमें पढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो तुम्हें याद होगा, हमने देखा भी था कि हमारी यूनिट 3 यूनिट है। पहली यूनिट में 1991 तक का हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, जो हमने वीडियोज में कवर कर लिया। सेकेंड यूनिट की शुरुआत होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे चैप्टर हमारे इसमें आते हैं। और तीसरी आखिरी इकलौती यूनिट है, इसमें लास्ट चैप्टर आता है इंडिया चाइना पाकिस्तान। ठीक, तो सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ाया जाएगा? करंट चैलेंजेस पढ़ाया जाएगा। करंट चैलेंजेस मतलब समाज में, या फिर समाज, सॉरी समाज नहीं, हमारे देश में इस समय करंट चैलेंजेस जो चल रहे हैं, करंट समस्याएं चल रही है, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस करंट चैलेंजेस आवर इकोनॉमी इज फेसिंग नाउअडेज। मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर हम बात करें आजकल के दिनों में, सबसे सीरियस चैलेंज है जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो सबसे पहले हमें वर्कर के बारे में बताया जाएगा कि वर्कर कौन होता है, मीनिंग ऑफ वर्कर। तो वर्कर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो जो पॉइंट होंगे एग्जाम में आने वाले होंगे वो बता दूंगा, ये आगे समझने के लिए जरूरी है। तो वर्कर कौन होता है? वर्कर एक कोई भी इंडिविजुअल होता है जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो हमें अर्न करे, लिविंग मतलब हमें पैसे कमा के दे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। कोई भी इंसान जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज माना जाएगा, वो हमारा होगा, वो हमारा वर्कर कंसिडर किया जाता है। वर्कर जो है जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, वर्कर्स ही तो हर सेक्टर के अंदर, अगर हम बात करें हमारी जीडीपी जो होती है, जीडीपी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर में होने वाले प्रोडक्शन का सम टोटल होता है। अब प्रोडक्शन सेक्टर में भी तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फार्मर कर रहा है, तो फार्मर भी क्या हो गया? एक वर्कर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन लेबर कर रही है, वर्कर्स ही कर रहे हैं। टर्शरी सेक्टर में भी सर्विसेज प्रोवाइड अगर कर रहे हैं तो वो भी वर्कर्स ही कर रहे हैं। तो वर्कर्स जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश। वर्कर्स में अगर बात करें, फार्मर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे हमारे वर्कर कंसिडर करे जाते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। अब वर्कर्स के अंदर कौन कौन आता है? तो जो वो लोग तो आएंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी आ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तो ये हमने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। वो लोग जो खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जीवन जीने के लिए, रिसोर्सेज अर्न करने के, ठीक, जीवन जीने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उन्हें अर्न करने के लिए जो लोग खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए, ये हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में आते हैं। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन आता है वर्कर में? पीपल हु रिमेन टेम्पररली आउट ऑफ वर्क ड्यू टू इलनेस और सम अदर रीजंस लाइक बैड वेदर, सोशल फंक्शंस एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई भी इंसान, वैसे तो वो जॉब पे है लेकिन टेम्पररली वो आउट ऑफ वर्क है, मतलब टेम्पररी, अगर बात करें वो किसी बीमारी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, जैसे मान लो मौसम खराब है या फिर कुछ और समस्या आ रही है, कोई सोशल फंक्शन में वो गया है, किसी सोशल गैदरिंग वगैरह में उसे जाना है, कोई फंक्शन वगैरह है, तो उसकी वजह से वो अगर आउट ऑफ वर्क है तो वो इंसान भी हमारा वर्कर कंसिडर करा जाता है। इसके अलावा जो लोग हेल्प करते हैं, किनकी? मेन वर्कर्स की, उन्हें भी हम क्या मानते हैं? वर्कर मानते हैं। आपको सर मेन वर्कर में हेल्प कौन करते हैं? तुमने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन अगर हमारे घर में कभी आता है तो उसके साथ एक छोटू आता है जो उसे प्लास हो गया, तार हो गया, पेचकस हो गया, ये सब चीजें, टेस्टर वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये लोग हेल्पर होते हैं, ये भी मेन वर्कर्स में, अब ये भी हमारे वर्कर्स के अंदर ही काउंट करे जाते हैं। अगला टॉपिक आता है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद ये ज्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और हम इसमें नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनका जवाब भी दे पाएंगे। अब आता है सबसे पहले लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स है क्या? देखो,
याद करने को तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि अच्छे से लेबर फोर्स होता क्या है। तो सपोज कर लेते हैं हमारी कंट्री के अंदर 6 लोग रहते हैं, 5 और 6, 6 लोग हमारे देश के अंदर कंट्री के अंदर रहते हैं। मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है, अगर बात की जाए कंट्री की, तो वो कितनी है? 6 है। ठीक। अब इन 6 में से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेचारे जो 2 लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये 2 लोग तो वर्किंग हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो ये तीसरा इंसान है, ठीक, ये वाला इंसान, ये इंसान जो है, ये बेचारा विलिंग टू वर्क तो है, मतलब ये काम तो ढूंढ रहा है बट नॉट वर्किंग, लेकिन अभी ये जॉब नहीं कर रहा है। ठीक। आगे चलते हैं। अब ये तीसरा वाला जो इंसान है, ये बेचारा, ठीक है, ये अगर हम बात करें, ये वाला जो इंसान है, ये वाला इंसान बाई चांस से किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है वर्क करने के लिए। मान लो किसी भी वजह से ये अवेलेबल ही नहीं है, मान लो ये कहीं ऐसी जगह गया है, नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, मान लो ये चांद पे, मून पे, ठीक, तो ये काम नहीं कर सकता। इसके अलावा ये जो बेचारा इंसान है, ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, मतलब ये खुद कह रहा है कि भैया मुझे काम ही नहीं कर, मैं तो घर में आराम से कर। ठीक। और तीसरा, ये बेचारा बुजुर्ग इंसान है, या कह लो अनफिट इंसान है, जो जॉब कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब अगर नॉर्मली सोच के देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे ये बता दो हमारे देश की लेबर फोर्स कितनी है, मतलब कितने लोग हैं हमारे देश में जो, अगर हम बात करें, वर्क कर रहे हैं या वर्क करना चाह रहे हैं। तो यहाँ यही लिखा है, देखो लेबर फोर्स की डेफिनेशन दे रखी है, पर्सन हु आर वर्किंग, जो लोग काम कर रहे हैं यानी कि जिनके पास नौकरी है, और पर्सन हु आर सीकिंग जॉब्स, और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो दोनों ही हमारी लेबर फोर्स का पार्ट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है पर्सन वर्किंग माइनस पर्सन, सॉरी, प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। तो अपने एग्जाम में अगर हम देखें, तो 2 लोग तो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और एक इंसान काम ढूंढ रहा है, तो हमारे देश की लेबर फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3 हो जाएगी। ठीक। तो ऐसे हो सकता है तुम्हें ये केस स्टडी में भी दे दे, क्वेश्चन बना के, जैसे मैंने। ठीक। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, हाँ दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या है? टोटल पॉपुलेशन, अगर हम अपनी देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 6, 6 में से अनफिट लोगों को माइनस कर दें। अनफिट कितने थे? एक था, मतलब ओल्ड। पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, उन्हें भी माइनस कर दें, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो एक इंसान जेरा नमूना, जो कह रहा है मैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हूँ, काम ही नहीं करूंगा। ठीक। इसके अलावा माइनस पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, जो काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो ये भी एक इंसान काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं इससे माइनस करूं, तो देखो लेबर फोर्स कितनी निकल के आई, तब भी 3 ही निकल। तो लेबर फोर्स निकालने के ये 2 फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। ठीक। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, मतलब ये रेशियो होता है किसका? लेबर फोर्स का और टोटल पॉपुलेशन का। मतलब इसका फॉर्मूला होता है लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, और तुम ये समझ सकते हो कि हमारी पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंट में आ जाएगा, वरना रेशियो में रहेगा। ठीक। तो कितने परसेंट लोग हमारे देश के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यहाँ थोड़ा डाटा दे रखा है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारी लेबर फोर्स को बिलोंग करती है। ये 40% पॉपुलेशन का क्या सीन है? मान लो देश की टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से 40% मतलब लेबर फोर्स में आ रहा है, तो 40 लोग काम कर रहे हैं। तो अब ये 40 लोग हमारी लेबर फोर्स के तौर पे अगर हम देखें, तो लेबर फोर्स हमारे लिए हमारी 40 ही है, तो हम इसे 100% मान,
अब इस 100% लेबर फोर्स में से अगर देखा जाए तो 41% लेबर फोर्स और 37% लेबर फोर्स जो है रूरल और अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसी चीज को मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग चीजों में देखें, तो यहाँ पे इसका भी डाटा दे रखा है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है मेल्स, मतलब वर्क फोर्स में मेल का हिस्सा कितना है, तो 56% है। और 23% हिस्सा जो है वो किसका है, फीमेल्स का है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज अबाउट 55% फॉर रूरल मेल्स। गांव की अगर हम बात करें तो 55% गांव में है और 56% अर्बन मेल्स में है। 25% रूरल फीमेल्स है और 16% अर्बन फीमेल्स है। मतलब ये डाटा हमें याद करना है, ठीक है, रटना है। अब तो इसकी कैसे निकलेगा, तो लेबर फोर्स 3, पॉपुलेशन 6 इंटू 100, तो मैं कह सकता हूँ 50% जो है क्या है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क फोर्स वर्क फोर्स क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड। तो इसके अंदर खाली वो लोग आएंगे जो सच में काम कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ ए टाइम। तो मतलब इसके अंदर कितने लोग आएंगे, मात्र 2 लोग आएंगे, जो ये 2 लोग बेचारे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी 2 लोग क्या हो गए, वर्क फोर्स हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कितनी थी, 3, माइनस पर्सन सीकिंग फॉर वर्क, लोग कितने नौकरी ढूंढ रहे थे, 1, तो कितना बचा, 2। तो हमारी वर्क फोर्स कितनी आ गई, 2 निकल के। इसके अलावा इसके अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं जो एक्चुअली इंगेज हैं किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी में, चाहे वो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे गुड्स बना रहे हैं, चाहे सर्विसेज बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। अब अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे निकाले जा सकते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा तरीका है। लेबर फोर्स कितनी थी, लेबर फोर्स सॉरी 6 नहीं थी, पॉपुलेशन थी 6, तो 3 थी, माइनस वर्क फोर्स तो कितनी, 2। तो कितना बचा, एक इंसान, यही तो नौकरी ढूंढ रहा था, तो ये कौन हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। अगला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स का और पॉपुलेशन का। मतलब 2/6 इंटू 100। अगर इस फॉर्मूले में यहाँ लगाएं 2/6 इंटू 100, तो ये करीबन बैठ जाएगा 33.33%। ठीक, तो ये आ गया हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एनालाइज करने के लिए। क्या चीज, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेशियो का आंसर या तो हायर आएगा, या मीडियम आएगा, या लोअर आएगा। अगर हायर आ रहा है तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश की एक बड़ी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, मतलब हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी हाई होगी। और अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब हमारे देश में कम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जीडीपी कम होगी। इसके अलावा ये इंडिकेट भी करता है स्टेटस ऑफ वर्कर, मतलब समाज में वर्करों की स्टेटस क्या है और उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी हमें इस रेशियो को देख के पता लग जाता है। तो यहाँ उसकी एक टेबल दे रखी है, तो इस पे अगर आता है क्वेश्चन तो ये टेबल आता है। ठीक, वैसे तो थ्योरेटिकली आएगा, तो थ्योरेटिकली में तो आप यही लिख दोगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला अगर पूछेगा, लेकिन बाई चांस से अगर टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से सॉल्व। तो देखो, अगर टेबल बेस्ड क्वेश्चन आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो डिवाइड करके बताया गया है, मेंस के बीच में, वुमेन्स के बीच में, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, और ये टोटल दे रखा है। ठीक, ये टोटल दे रखा है। ठीक, टोटल मतलब कितने का, मेन का। अब इसे समझना कैसे है? तो इसे समझना बहुत क्या आसान है। हम मान लेते हैं हमारे गांव की संख्या रूरल एरियाज में 200 लोग रहते हैं, अर्बन में भी कितने रहते हैं, 200 लोग रहते हैं। ठीक है लला। अब इनमें रेशियो हम थोड़ा सा ले लेते हैं, 100 आदमी है और 100 औरत। तो अब ये टेबल बता क्या रही है, ये बताना चाह रही है कि गांव में अगर 200 लोग रह रहे हैं, उसमें अगर 100 आदमी है तो मात्र 51.7, मतलब 52 ऑन एन एवरेज कहें तो वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी तरीके से सेम अर्बन एरियाज में। अब ये टोटल है, ये टोटल किस तरीके से निकला होगा, ये टोटल बहुत आसानी से निकला होगा अगर ध्यान से सोचो।
ठीक, इन अगर कैसे निकला होगा, 51% इधर हो गया, 53% इधर हो गया, डिवाइड बाय हम कर दें 200 से, तो 52 समथिंग निकल के आ जाता। ठीक, मतलब मैं क्या करूं, इन दोनों को प्लस कर देता हूं, तो 104.7 अपॉन 200 इंटू 100, तो 52 पॉइंट समथिंग ही हमारा निकल के आ जाए। ठीक, तो सेम इसी तरीके से आगे भी निकालेंगे। तो अब देखते हैं, वुमेन्स की अगर बात करें तो वुमेन्स में भी हमें देखने को मिल रहा है कि 100 में से खाली 17 औरतें हैं। अरे ये तो मेल्स के मुकाबले रूरल एरियाज में औरतें तो बहुत ही कम जो है जॉब कर रही हैं, और अर्बन एरियाज में भी सेम सिचुएशन है। लेकिन अगर तुम देखोगे, अर्बन एरिया में मेन ज्यादा पॉपुलेशन में वर्कर में इंगेज्ड, लेकिन वुमेन्स जो है वो रूरल एरिया में ज्यादा इंगेज्ड है। ठीक, तो अब अगर हम टोटल की बात करें तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमारा जो भी है उसमें 35% लेबर फोर्स कहां से आती है, रूरल एरिया से आती है, और 33.9% कहां से आती है, अर्बन एरिया से आती है। तो अब हमें इसी चीज को लिखना है। आप अगर हेडिंग बना के ना भी लिख पाओ तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप बस डायरेक्ट लिखें। ठीक, कैसे लिखना है वो यहाँ लिखा है, देखो, इन अर्बन एरियाज, अगर हम बात करें शहरों की, तो 33.9% पॉपुलेशन हमारी वर्कफोर्स में इंक्लूड है, जबकि रूरल एरियाज में 35% है, जो क्या शो करता है कि रूरल एरियाज के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वर्कफोर्स के अंदर। अब ऐसा है कि इसके पीछे कई सारे रीजन है। क्या रीजन है? पहला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। रूरल पीपल्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। रूरल लोगों के पास अगर आप देखो तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। ऑन द अदर हैंड, जो अर्बन लोग होते हैं उनके पास बहुत ही चॉइसेस होती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो इंतजार करते हैं सूटेबल जॉब का जो उनकी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स को मैच करे। मतलब शहर में तुमने देखा होगा, तुम्हारे बहुत से जानने वाले भी ऐसे होंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हमें हमारे मतलब की जॉब नहीं मिल रही है, अभी हम ढूंढ रहे हैं, जब मिलेगी तब करेंगे। लेकिन अर्बन एरियाज में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी होती है, गांव की अगर हम बात करें लोगों की, तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं जो भी उन्हें जॉब मिलती है वो जॉब करने का। और फिर वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, इतनी हमारे शहरों में अवेलेबल होती हैं। तो इस वजह से अगर हम देखें तो रूरल एरियाज का जो प्रोपोर्शन है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है वर्कफोर्स में। दूसरा, एजुकेशन लेवल। गांव के एरियाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल या कॉलेजेस वगैरह जाते ही नहीं है। ठीक, गांव के एरियाज में अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो, अगर हम बात करें स्कूल कॉलेजेस में जाते ही नहीं, ऐसे यहाँ दे रखा है, इन रूरल एरियाज मैनी डू नॉट गो टू स्कूल कॉलेजेस इवन इफ सम दे डिसकंटिन्यू इन द मिडिल टू जॉइन द वर्क। ठीक, गांव के एरियाज में से बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस में कभी पढ़ाई करी भी नहीं होती है, और कर रहे होते हैं तो ज्यादातर वो वर्क फोर्स को बीच में ही पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत सारा, ज्यादातर जो लोग होते हैं, बहुत सारे क्वांटिटी में जो लोग होते हैं वो स्टडी करते हैं वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में और कम है। मतलब गांव का बच्चा 10वीं 12वीं करके निकला तो वो अब नौकरी ढूंढना शुरू करेगा, या फिर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में ही एज अ वर्कर इन्वॉल्व हो जाएगा अपने फार्म पे ही। लेकिन हमारे शहर का बच्चा 11वीं 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर नौकरी करेगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो जो हमें देखने को मिलता है, गांव का प्रपोर्शन ज्यादा है शहर के मुकाबले। अब अगर हम मेल फीमेल के बेसिस पे कंपेयर करें तो वो भी देखने को मिल रहा है, फीमेल खाली 16% है और मेल्स जो है वो 52% है। ठीक, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है, फीमेल्स कम क्यों है? अगर दोनों ही सेक्टरों में देखो, दोनों ही तरफ कम है, ऐसा नहीं है कि खाली गांव में ही कम है, शहर में भी तो कम है। अब ऐसा है क्यों, ये कम क्यों है शहर के अंदर? अगर देखा जाए 16.5 लिखा है, तो काट के सही कर लेना, 17.5 है। ठीक, अब ऐसा है क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज में जो मेल्स होते हैं वो हायर इनकम अर्न करने में कैपेबल होते हैं। ठीक, और वो डिस्करेज करते हैं फीमेल मेंबर्स को जॉब करने से। ऑब्वियस सी बात है यार, जब देखो पैसे अगर मेल सही से कमा पा रहा है, अपने घर का खर्चा अच्छे से उठा पा रहा है पूरी फैमिली का, तो नीड नहीं है। ठीक, आराम करने दो लेडीज को, क्या दिक्कत है? क्यों फालतू में बाहर धक्के खाएगी? जॉब में तो स्थिति ऐसी है। ठीक, इससे बढ़िया ठीक, अब इसमें कहीं-कहीं क्या है, जहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है, वहाँ पे हमें फीमेल्स काम करती हुई नज़र आती हैं। ठीक,
तो वो चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। इस वज़ह से हम कह सकते हैं कि मेल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। और अगर देखें तो देखो रूरल एरियाज़ में फीमेल वर्कर्स ज़्यादा है, जो मैंने अभी टेबल्स के संग बात की थी, तो उसको भी देखो ध्यान से। रूरल एरिया में 17.5% है, जबकि अर्बन एरिया में 14.54% है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गाँव के अंदर जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, फिर वही बात हो गई, वो बहुत कम होती हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो। हमारे शहर में फैमिलीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारे घर की बेटी जो है वो पढ़ लिख ले अच्छे से, फिर हम उसका अगर जॉब करने का मन होगा तो जॉब कराएँगे और जॉब करने का मन नहीं होगा, शादी करने की इच्छा है, शादी कर देंगे। ठीक है, लेकिन गाँव में ऐसी सिचुएशन नहीं है। ठीक, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब होती है कि उन्हें घर में बैठना मुश्किल हो जाता है और मजबूरी में कहीं न कहीं फार्म पे किसी न किसी काम एक्टिविटी में काम करना पड़ता है। दूसरा अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, ये क्या है? अंडर एस्टिमेशन का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हमारे देश के अंदर जो वुमेन्स का अगर देखें वुमेन्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। क्यों? बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में वुमेन्स एंगेज्ड होती हैं जो कि वर्क ही इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि हमारे घरों में ही देख लो, हमारी मम्मी हो गई, हमारी सिस्टर्स हो गए, वो खाना बना के दे रही हैं, हमारे हमारे काम करके दे रही हैं नॉर्मली। ठीक, अगर वही ये खाना किसी होटल में 5 स्टार जाके बनाएँ या कहीं पे भी अपना रेस्टोरेंट खोल के बना के बेचें, तो इन्हें पैसे मिलेंगे, वर्कर में काउंट होंगी, नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे कहीं काउंट काउंट नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी गाँव में औरतें हैं जो अपने ही फैमिली फार्म पे काम कर रही हैं, ठीक? उन्हें वेजेस ही नहीं मिल रहे हैं, तो वर्कर के अंदर काउंट ही नहीं करे जा रहे हैं। तो एक समस्या ये भी आ रही है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा अगर हम बात करें मेन चैप्टर की शुरुआत है। ठीक, तो इसमें और भी डाटाबेस चीज़ें आएँगी, वो भी आगे देखते हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट एक एक्टिविटी हो गई व्हिच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी मदद से एक इंसान जीवन जीने का ज़रिया या पैसे कमाता है, उसे एम्प्लॉयमेंट कहा। ये एक अरेंजमेंट है बाय व्हिच अ पर्सन अर्न इनकम और मीन्स और लिवलीहुड। ये एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू लोग या तो इनकम कमाते हैं या जीवन जीने का जरिया कमाते हैं। एम्प्लॉयमेंट 2 तरह का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। अब पढ़ते हैं ये क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखो लिखा भी है, वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज। वर्कर जो है अपने खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, टू मेक अ ठीक। अगर हम बात करें हमारे देश की जो टोटल वर्क फोर्स है उसमें से 52.2% जो लोग हैं वो इस कैटेगरी को ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में वही बात यहाँ लिखी है, एक पर्सन अपने खुद के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, जैसे कि जमीन हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, पैसे कमाने। शॉपकीपर, बिजनेसमैन वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक, ये जो है हमारे देश का एक मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड माना जाता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स। अगला आता है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में एक वर्कर क्या करता है, किसी के लिए काम करता है, या हम कह सकते हैं वो अपनी लेबर को बेचता है और उसके बदले पैसे कमाता है। ठीक, वेज एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड कहलाते हैं। ठीक, जब कोई वर्कर किसी भी एंटरप्राइजेस में इंगेज्ड होता है और उसे पे किए जाते हैं वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस वर्कर को रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी ऐसा एम्प्लॉयी जो 12 महीने किसी ऑफिस में काम कर रहा है और उसे 12 के 12 महीने की वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है। और पूरे साल में 12 महीने की नहीं मिल रही है, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। देखो लिखा भी है, दे आर वर्कर्स आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस। जो वर्कर्स हो गए यहाँ पे, वो परमानेंट बेसिस पे क्या किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं। इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुइटी हो गई, ये भी मिलता है। अगर बात करें 22.8% जो पॉपुलेशन है इंडिया के वर्क फोर्स की, वो रेगुलर वर्कर्स को बिलोंग करती है। कैजुअल वर्कर्स की बात करें, कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो हायर्ड नहीं किए जाते ऑन परमानेंट बेसिस। ठीक, इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलती, जैसे कि प्रोविडेंट फंड वगैरह। हमारे देश में 25% जनता करीबन इनकी आती है। अगर कंक्लूजन समरी पे पहुंचे हम, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट को सबसे पहले तीन दो पार्ट में बांटा गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। फिर वेज एम्प्लॉयमेंट को दो पार्ट में बांटा गया, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में 52% है, ये सबसे मेन सोर्स है
हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का। इसमें एक वर्कर अपने खुद के रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करता है अर्निंग करने को। रेगुलर वर्कर्स जो होते हैं, यहाँ पे एक वर्कर को परमानेंटली पूरे साल के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, उसे सैलरी दी जाती है। ठीक। कैजुअल वर्कर्स ये वो वर्कर्स होते हैं जो परमानेंटली हायर नहीं करते, इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। रेगुलर वर्कर्स में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक, तो ये हमारा अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। जेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है कि अगर इसका आपको डायग्राम देखना है तो इसका डायग्राम देखो बुक में बना हुआ है। मैं यही कहूंगा इसके साथ साथ बुक में खोल लेना। ठीक, इसी पे आओगे, इसी टॉपिक पे, तो फिगर नंबर 2 में बुक में डायग्राम इसका बना हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे उसमें तो आपको देखने को मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मेन और फीमेल दोनों का जो बार होगा, ऐसे करके एक बार बना होगा, वो दोनों का जो बार होगा वो 52-52%। ठीक, तो डाटाबेस क्वेश्चन ही आता है इसके ऊपर, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बस ग्राफ नहीं बना हुआ है। कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं अगर हम बात करें, वो सेकंड मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मैन में 24 और वुमेन में 22। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेल्स ज्यादा क्वांटिटी में है, 21% और वुमेन्स जो है 21% है। रीजन स्किल रिक्वायरमेंट, क्योंकि रेगुलर सैलरीड जॉब में हाई लेवल ऑफ स्किल्स और लिटरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन, रीजन के हिसाब से मतलब अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के हिसाब से। ठीक, तो अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में 58% है। सॉरी, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज 58% के साथ है। ठीक, बट इन रूरल एरियाज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आर दोज हु आर एंगेज इन फार्मिंग एज ऑन देयर ओन प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब रूरल एरियाज में 58% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वहां पे सब फार्मिंग ही करते हैं और फार्मर सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं। अर्बन एरियाज में ये कितना है? 38%। ठीक, रूरल, तो आप इसका कंक्लूजन देखें तो रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है अर्बन एरियाज के मुकाबले। कैजुअल वर्कर 29% है। अर्बन एरिया रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में 15% है। तो यहाँ पे भी रूरल एरियाज में वर्कर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे 47% जो वर्क फोर्स है वो अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है और 13% खाली रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। मतलब अर्बन एरियाज में यहाँ पे ज्यादा वर्कर्स आपको मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय डिफरेंट सेक्टर्स, सेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट को भी बांटा गया है। जैसे कि यहाँ दे रखा है, जनरली जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको इस तरीके से बांटा गया है: एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज। अब ये अलग अलग सेक्टर्स में आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया और क्वायरिंग हो गया, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और सर्विसेज, ये सारी हमारी किसमें आती है? टर्शरी सेक्टर की आती है, टर्शरी सेक्टर में आती है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स इन डिफेंस सेक्टर, कितने किस सेक्टर में कितनी वर्क फोर्स है। तो अगर देखो ये 17-18 का, यहाँ पे मैं 1950 और 51 का लिखते हैं जो हमने वहां पे पढ़ा था, तो लिखते हैं चलो। प्राइमरी सेक्टर में इसमें 44.6 इन्वॉल्व, उसमें 72.1 थे। सेकेंडरी सेक्टर में तो यहाँ पे अगर हम देखें 24 पॉइंट समथिंग है, 24.4 है, सॉरी 24.4 देखने को मिल रहा है। और उस वाले चैप्टर में अगर हम बात करें उसमें कितने थे? उसमें से 10 थे, 13 थे। उसमें शायद जहां तक है 13 थे, एक सेकेंड, 2 थे, कहाँ गया? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में 10% है और सर्विस सेक्टर में 17%। तो 10.1 इसमें थे और 17.2 अगर हम बात करें तो इसमें थे और 72.7 इसमें थे। तो देखो अब कितना चेंज आया, ये 72 से 44.6 रह गए, ये 10 से बढ़ के 24 हो गए और ये 17 से बढ़ के 31 हो गया। मतलब हम देखें तो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, अब अगर टेबल कंपेयर करने को आती है तो आप इसको कंपैरिजन में लिखोगे कि एग्रीकल्चर में कम हो गई, सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ गई, टर्शरी सेक्टर में बढ़ गई। क्या क्यों बढ़ गई? एग्रीकल्चर से लोगों ने काम छोड़ा और वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम करने जाने लगे। 3 नंबर में ये आ सकता
तो अब इस अगर खाली लेकिन यही टेबल आती है तो क्या लिखना है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है, यही लिख देना है सिंपल। अगर ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा लोग किसमें काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर। सेकंड नंबर पे कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर। और थर्ड नंबर पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर। तो देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, सेकंड नंबर पे टर्शियरी है। ये क्या इंडिकेट करता है कि ज्यादातर वर्कफोर्स आज भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज है, जहां पे लो प्रोडक्टिविटी और इनकम देखने को मिलती है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आज भी देश में पीछे है और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट नहीं कर पा रहा है। और टर्शरी सेक्टर जो है सेकंड रैंक मेंटेन करा हुआ है, वो हमने ऊपर पढ़ ही लिया। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग दे रखा है कि किस इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, हिसाब से देखते हैं। देखो ये सेक्टर हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंट, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, यहाँ मेल और यहाँ फीमेल। तो अब ध्यान से देखो यहाँ है क्या, इस चैप्टर में लिखा क्या है। ठीक, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा, सबसे पहले अगर हम देखो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक एक करके चलते हैं। रूरल एरियाज को ले लेंगे, फिर अर्बन एरियाज को ले लेंगे, फिर मेल वर्कर्स को ले लेंगे और फिर फीमेल्स वर्कर को ले लेंगे। आप चाहो तो कंपैरिजन के बेसिस पे भी दिखा सकते हो, कैसे कैसे दो तरीके से लिखा जा सकता है आंसर, दो तरीके से बताता हूँ। पहले वो तरीका जो इसमें नहीं लिखा है, वो क्या है? पहले तरीके में हम लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारे देश की, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखें तो रूरल एरियाज में कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व हैं? 59.8% इन्वॉल्व। जबकि अर्बन एरियाज में बहुत कम है, 6.6 है। अगर इसी चीज को हम जेंडर के बेसिस पे देखें तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे देश की मेल पॉपुलेशन 40% काम करती है और फीमेल पॉपुलेशन 57% काम करती है। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर को भी आप देख सकते हो और टर्शरी को भी देख सकते हो। आप खाली रूरल, अर्बन और मेल फीमेल के हिसाब से देख लेते हैं। तो अगर हम देखें रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा लोग नंबर 1 पे, फर्स्ट रैंक पे अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, सेकंड में सेकेंडरी में और थर्ड में टर्शरी। अर्बन एरियाज की बात करें तो पहले नंबर पे लोग टर्शरी सेक्टर में है, दूसरे पे सेकेंडरी में और तीसरे पे प्राइमरी सेक्टर। मेल्स की बात करें, सबसे ज्यादा मेल हमें प्राइमरी सेक्टर में नजर आते हैं, सेकंड नंबर पे टर्शरी सेक्टर में नजर आते हैं और थर्ड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर। फीमेल्स की बात करें, सबसे ज्यादा फीमेल्स एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखती हैं, सेम सेकेंडरी सेक्टर में और फिर टर्शरी सेक्टर में और फिर सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं। तो देखो वो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बस यही पॉइंट लिख देना है कि 59.8% वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरियाज में एंगेज है प्राइमरी सेक्टर में, 20% रूरल की वर्कफोर्स है वो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर खाली 19% है। अगर अर्बन एरियाज की हम बात करें तो अर्बन एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में खाली 6.6 लोग मौजूद है, सेकेंडरी सेक्टर में 34% है और सेकेंडरी सेक्टर में 59.1% है। तो यही डाटा बस हमने उतार के लिख दिया और कुछ नहीं किया, 2 पॉइंट्स पता। ठीक, ऐसी मेल्स का देखो 40.7, तो आपको रटना नहीं है, 26 जो है सेकेंडरी में और 32 उसमें है। ठीक, तो ऐसे लिख दिया। ऐसे ही हम फीमेल का लिख देंगे कि 57% जो वुमेन्स हैं, अगर हम बात करें, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, 40% मेल्स जो है वो हमारे इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। ये नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, रीजन वाला पॉइंट। अगर ये लाइन आप गायब भी कर दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं, और लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, उसके अलावा 17% लोग खाली फीमेल जो है वर्कफोर्स उसमें हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, 25% फीमेल का जो है वो टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड है। ठीक, हमें ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक आता है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक। देखो हम इसे बात कर सकते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो टेबल्स में, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में, डाटाबेस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन आएगा लगभग ऐसा ही। अब यहाँ पे अगर क्या देखा जाए तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसको समझते हैं। ये पहले कई बार पूछा भी गया है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको इस नाम से नहीं, जॉबलेस ग्रोथ के नाम से पूछ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो इसमें तुम्हें क्या बताया जाएगा, कहानी समझा रहा हूँ उसकी। एक ग्राफ बना लेते हैं, चलो ऊपर चलते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे हम तो अच्छी खासी जगह। ठीक, देखो तुम्हें पता है कि हमारे देश को अगर हम बात करें, जो आजादी मिली थी वो कब मिली थी? 1947 के आसपास मिली। मिली थी नहीं मिली थी? 1947 में हमारे देश को आजादी मिल गई।
उसके बाद क्या हुआ, 1950 से हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चालू हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया गया, हमारी जीडीपी जो थी वो बढ़ना शुरू हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी बढ़ना शुरू हुई। बढ़ते रहे ये, बढ़ते रहे ये, बढ़ते रहे। ठीक 1950 तक से ये काम चला। 19 अगर मैं बात करूं, 1990 भी नहीं, 1990 तक ही मान लो। 1990 के बाद, मेन 1990 के बाद क्या हुआ, 1990 तक ये ये भी बढ़ रहा था, 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 लेकिन जीडीपी की ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ से तेज थी। अब क्या हुआ, जैसे ही 1990 आया तो कुछ ऐसा नतीजा देखने को मिला, जो एम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो कम हो गई, और वो किसके बराबर पहुंच गई, उसके बराबर पहुंच गई जो हमारी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में थी, मतलब 1950 में थी। और जीडीपी ग्रोथ बेटा बढ़ती गई। तो अगर तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों का जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसी चीज को कहा जाता है कि हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं फैल रहा है। तो इसी चीज को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो अब पढ़ लेते हैं इसमें जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। ठीक, यहाँ देखो दे भी रखा है, पहला पॉइंट बेकार है, दूसरा भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी लिख सकते हो आप। यहाँ से स्टार्ट करना है अगर आता है तो। ड्यूरिंग 1950 से 2000 तक जो इंडिया की जीडीपी थी वो बहुत ही तेजी के साथ पॉजिटिवली ग्रो कर रही थी, और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से तेज ग्रो कर रही थी, ये मैंने बताया था। कितने परसेंट से कर रही थी, अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है, याद रख लेना। वैसे 3.6%, 8%। एम्प्लॉयमेंट का तो याद रह ही जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट से कर रहा था, 1% से ग्रो कर रहा था। तो देखो भैया, 2%, 2.5% लगे। लेकिन लेट 1990 आते आते, मतलब लेट 1990, 1990 लेट का मतलब हो गया, अगर हम बात करें ये आते आते, ठीक क्या, ये वाला पोर्शन आते आते, जैसे ही ये पोर्शन आया, क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ थी वो कम होना शुरू हो, और वो कहाँ पहुंच गई, रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। जो हमारी कब थी, अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग में थी, मतलब देखो इसके बराबर पहुंच गई, पहुंच गई। ठीक, तो ये हो गया। ड्यूरिंग दिस ईयर, इन दिनों में जो गैप था किसका, ग्रोथ का और एम्प्लॉयमेंट का, जीडीपी ग्रोथ का और एम्प्लॉयमेंट का, वो बढ़ता चला। इसी चीज को क्या कहा गया है, जॉबलेस ग्रोथ कहा गया। जॉबलेस ग्रोथ एक सिचुएशन होती है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर एग्जाम में आता है तो ये बड़े क्वेश्चन में आएगा, 4 या 6 नंबर। ध्यान, ठीक 4 या 6 मार्क्स में ये आपको मिलेगा। ठीक, तो जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर इकोनॉमी जो है वो जीडीपी तो बढ़ा पाती है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर पाती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज नहीं कर पाती है, विदाउट इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो छोटा सा टॉपिक, 4 नंबर का मिल ही सकता है। ठीक, अब वैसे बहुत बार पीछे भी पूछा गया है, पिछले साल भी शायद आया था, हर साल इसका एक क्वेश्चन आता ही आता, पर जरूर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रखा है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने तुम्हें जो वहां बताया था वो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बात की थी कि उस समय के टाइम पे कितना था और अब कितना है स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व, तो देखो दे भी रखा है, 72 का दे रखा है, हमने 1950 का लिया था, अगर याद। ठीक, 72.7, 10.1 और 17.2। ठीक है, तो अब जो डाटा दे रखा होगा तुम्हें उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर। तो ध्यान से देखें, अगर प्राइमरी सेक्टर में मैं इसी डाटा के हिसाब से चलता हूँ, 74% था एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे लोग, 72 के अंदर 17-18 आते आते ये कम हो गए और 46% रह गए। 72 में 10.9 थे, ये आते आते यहाँ पे कम हो गए, बढ़ गए, 24% रह गए हो गए। ये यहाँ 14% थे, और ये बढ़ के 31% हो गए। तो वही बात बस आपको यहाँ लिख देनी है, कहानी खत्म। देखो वही लिखा हुआ है पूरे इसके अंदर। देखो 74% वर्कफोर्स जो एंगेज थी प्राइमरी सेक्टर में, जो कि कम होके इतनी हो गई 2018 में। ठीक, ये शो कर रहा है क्या, कि लोगों ने एग्रीकल्चर से
इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर गया, मतलब फार्म टू नॉन फार्म वर्क की तरफ चले गए। सेकेंडरी सेक्टर अगर हम बात करें, ये बढ़ गया, 10 से 24 हो गया, ठीक, और 14 से 31 हो गया, विच इज अ गुड साइन फॉर डेवलपिंग नेशन। सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर दोनों की बात हुई है यहाँ पे। ठीक, ये चीज ऑब्जर्व की गई है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्या कि लेबर फोर्स जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर जाती है और सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर जाती है। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी याद रखना, असर्शनिज्म में भी कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक, अगला आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये क्या है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? देखो, इसको समझने से पहले हम एक काम करते हैं। कैजुअलाइजेशन को समझने से पहले आपको कैजुअल वर्कर्स पता होने चाहिए कौन। जो हमने पीछे वर्कर्स पढ़े थे, अगर तुम्हें ध्यान हो, तो हमने पढ़ा था कि वेज एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, रेगुलर और हमारा पहले और दूसरा कौन सा था? रेगुलर के अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा आपका था कैजुअल। दूसरा जो था वो कैजुअल ही था। तो ये हमने पहले पढ़ लिया, मुझे लगा हमने नहीं पढ़ा। चलो, अब तो देखते हैं कैजुअल कौन थे। रेगुलर जो परमानेंटली एम्प्लॉयड होते हैं, 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। ये कैजुअल जो डेली बेसिस पे होते हैं, इन्हें कोई परमानेंट नहीं होते ये, ठीक, इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं मिलती। इसके अलावा बात करें तो ये कोई और भी तरीके की, इनके लिए कोई लेबर लॉ वगैरह चाहता शायद मौजूद नहीं है इतना। ठीक, तो ये समस्या इसमें आती है, तो आगे देखते हैं। Casualization of workforce. Over the last three decades, 1972 to 2012, there has been a considerable shift of self-employed and regular salaried employed to casual wage work. ये क्या कह रहे हैं? देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो टेबल को देखते हैं। तो टेबल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं खाली पहला और आखिरी साल को ही कंसिडर करूंगा और किसी को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक, क्योंकि 2 ही साल आपको कंसिडर करने को दिए जाएंगे। ये बीच के तो नोट्स क्योंकि मेरे पास बहुत समय से हैं, हर साल अपडेशन होने के होते होते ये यहाँ तक पहुंच गए। तो ये आपके किसी काम के नहीं है, इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, 1972 में हमारे देश की वर्क फोर्स का 61% हिस्सा सेल्फ एम्प्लॉयड में काम करता था, जो कि कम होके 52% हो गया। ठीक, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो इसमें भी तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, ये भी 22% हो गया, थोड़ा सा बड़ा है, और ये भी थोड़ा सा बड़ा है। तो मतलब अगर ध्यान से तुम सोचो, यार यहां से इतने सारे लोग गए, तो गए कहाँ? कुछ लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर सैलरीड में चले गए होंगे और कुछ लोग कैजुअल वर्कर्स में चले गए। ठीक, तो इसी चीज को कहा गया है, जब जो वर्कर्स होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, वो अपना काम छोड़ के कैजुअल वर्कर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसी चीज को कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स कहा जाता है। वो यहाँ लिखा है, पिछली 3 डिकेड्स में अगर हम बात करें, हमें देखने को मिला है, 3 डिकेड्स मतलब 30 साल में हमें क्या देखने को मिला है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो है वो लोग शिफ्ट कर गए कहाँ पे? कैजुअल वेज वर्क की तरफ। इस प्रोसेस को, मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्क फोर्स इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। इसी चीज को कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स कहा जाता है। तो 3 मार्क्स तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये टेबल है, तो इस टेबल का भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब टेबल में वही बात लिखी है जो मैंने तुम्हें बताई। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे मेजर एम्प्लॉयमेंट है, क्यों? पहले 61% थे, अब 52% है, अभी भी सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही है, अगर ध्यान से देखो है। दूसरा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड जो है उस समय 14% था। ठीक, फिर उसमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला हमें 1972 में, तो ये लाइन आप गायब भी कर सकते हो। मतलब सॉरी, स्टेगनेट एट 14%, वो 14% के आसपास स्टेगनेट कर रहा है। देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज, ये जो इसमें बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, 15% से कितना, 22% तक। और कैजुअल वर्कर्स में बात करें तो 23% से 25%। तो बस आपको यही डाटा लिख देना है। कॉजेज ऑफ कैजुअलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन होता क्यों है? लोग नौकरी छोड़ कर देते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयड अपने नौकरी छोड़ देता है,
या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना धंधा बंद कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है? क्यों? तो कैजुअलाइजेशन क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है, ज़्यादातर देखो ये ऐसा इसीलिए हो रहा है, लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड में यहाँ पे मेन फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सोचा है। सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फार्मर्स। अगर उसके अलावा आप किसी और को लेके चलोगे तो ये पॉइंट्स आप कहोगे कि सर वैलिड नहीं लग रहा है। अब ध्यान से देखो क्या कि आपकी फार्मर्स लोगे तो वैलिड कैसे? बल्क ऑफ वर्कफोर्स रूरल बेस्ड। अगर हम देखें हमारे देश में जितनी भी वर्कफोर्स में सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं, वो रूरल एरियाज में ही बेस्ड है ज्यादातर। ठीक, इनके पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई और काम की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक, इसके अलावा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये भी देखने को मिलता है। लो मोबिलिटी टू अर्बन एरियाज इन रूरल, इवन रूरल पीपल माइग्रेट, दे गेट ओनली जॉब एज कैजुअल वर्क। मतलब लो मोबिलिटी भी है अर्बन एरियाज के लिए। लोग या तो जाना नहीं चाहते अर्बन एरियाज में काम करने के लिए, और अगर चले भी जाते हैं तो वो खाली कैजुअल वर्कर के तौर पे ही उन्हें नौकरी मिलती। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये एक सिचुएशन होती है कैसी, कौन सी? जब प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ जाए, एंड इन फॉर्मल सेक्टर डिक्रीज, और फॉर्मल सेक्टर में क्या हो जाए, कम हो जाए। और सर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ये क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर समझना है। देखो फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जितनी भी आपकी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो सारी हमारी फॉर्मल सेक्टर में आती। कौन सी? वो जो 10 या 10 से ज्यादा लोगों को हायर कर, ठीक, वो किस में आती है? फॉर्मल सेक्टर। जो इस सेक्टर में काम करते हैं उन्हें फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहते हैं, और इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। देश में ये मात्र 6% है। इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन और लेबर लॉज वगैरह भी बनाए गए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, इसके अंदर वो सारी प्राइवेट एंटरप्राइज आ जाती हैं जो हायर करती हैं 10 से कम पर। 94% हमारी वर्कफोर्स की इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करती है। ठीक है, वर्कर्स जनरली जो इस सेक्टर में होते हैं उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, और ये उस काम के सेम काम के कम पैसे लेते हैं जो फॉर्मल सेक्टर में वर्कर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज, आप एक टीचर का ही एग्जाम्पल दे लो। एक गवर्नमेंट टीचर जो पीजीटी पढ़ा रहा है, मतलब 11 12 की क्लासेस पढ़ा रहा है, उसकी एज एन सैलरी कितनी होगी पता है? 50 to 60 के। और यही काम सेम प्राइवेट स्कूल में जो टीचर कर रहा है उसकी सैलरी पता है कितनी है? 25 to 30। तो देख लो कितना फर्क है। ये जो हो गया, ये आपका फॉर्मल सेक्टर हो गया, और ये इनफॉर्मल हो। और सर ऐसा क्यों? स्कूल में तो हमने देखा है बहुत सारे टीचर हैं 10 से तो ज्यादा ही होते हैं। बेटा 10 से ज्यादा होते हैं, लेकिन वो उन्हें टेम्पररी ही दिखाते हैं। वो दिखाते ही नहीं है कि ये हमारे परमानेंट है। ठीक, वो ये कहते हैं कि हमने जरूरत हुई तो हायर कर लिए, वरना नहीं करे। तो उसमें दिक्कत होती है। इसमें भी खेल होते हैं बहुत, आगे समझ में आएगा जब नौकरी पेशे में जाओगे, जॉब में जाओगे। आगे देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। इनफॉर्मलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज। मतलब ये एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर के अंदर कम हो जाए और वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बढ़ जाए। ठीक, 55 years ऑफ प्लान डेवलपमेंट के बाद 3/5 ऑफ इंडिया जो है वो आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है एज अ सोर्स ऑफ लिविंग। ठीक, ओवर द इयर्स, पिछले कुछ सालों में जो क्वालिटी है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, वो और खराब हो गई है। डिटोरेटेड मतलब खराब हो गई है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 10 to 20 आवर्स, ज्यादातर नौकरी में लोग 10 से 20 घंटे काम करते हैं, तब भी उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन जैसी फैसिलिटीज नहीं। एक employee in the private sector gets a lower salary as compared to the employees doing the same work in public sector। देखो आ गया, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें कम सैलरी मिलती है उसी काम की जो सेम काम पब्लिक सेक्टर में इंसान कर रहा होता है। ठीक, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जी हमने पढ़ लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये टेबल आ गई अगर बाई चांस तो क्या दोगे? तो सिंपल है, वही लिख देना है। क्या हम बात करेंगे हमारी, अगर हम बात करें, देखो यहाँ लिखा भी है टोटल जो हमारी वर्क फोर्स की पॉपुलेशन है 473। औसत कहाँ लिखा है टोटल? कर लो ना।
एक कॉलम बना लो टोटल का। तो इसकी बात करो तो ये हो जाएगी 334, और ये हो जाएगी 9, 3 9, और ये हो जाएगी 473। तो 473 अगर हम बात करें मिलियंस, ये मिलियंस में दे रखा है, ये क्या है, ये हमारी वर्कर की पॉपुलेशन। इसमें से 30 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में हैं और 443 इन। इस 30 में से 24 मिलियंस मेल हैं और 6 मिलियंस फीमेल। और अगर 43 इनफॉर्मल की बात करें, 443, उसमें 310 जो है वो मेल्स हैं और 133 फीमेल्स हैं। तो यही पॉइंट्स नीचे लिखे हुए होंगे एनालिसिस में, देख ले। फॉर्मल सेक्टर, आउट ऑफ इतने वर्कर्स में से 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर में है और इतने इनफॉर्मल। ठीक, 30 में से अगर हम बात करें 24 मिलियन मेल्स हैं और 6 मिलियन खाली हमारी फीमेल्स हैं। परसेंटेज में आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज में भी कैसे कर सकते हो। तो सर 80 कैसे आ गया, 80 आ गया ऐसे, 24/30 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 1 3 8 24, तो ये आ गया 80%। ऐसे ये 20 निकल के आ जाएगा, कैसे निकल के आ जाएगा, 6/30 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ गया 20%। ठीक है, 20% जो है फीमेल वर्कर्स हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर हम बात करें इतने वर्कर्स हैं, उसमें से 310 मेल हैं और इतने फीमेल हैं। तो वही लिख दिया हमने, यहाँ पे खत्म हो गई टेबल। अब मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे मतलब दे रखा है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक, एट प्रिवेलिंग वेज रेट पे, लेकिन उन्हें काम नहीं। ठीक, इट डज नॉट कन्फाइन टू ओनली अनस्किल्ड वर्कर, मतलब ये खाली अनस्किल्ड वर्कर्स तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स भी हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, हमें पता कैसे चलता है कि इतने परसेंट पॉपुलेशन हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट, डाटा हमने पढ़ा, ये मिला कहाँ से डाटा सारा, ये टेबल्स आ कहाँ से रही हैं। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन से जो हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं। जैसे पहली रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस पहली बार कहाँ हुआ था, तो 1881 में हुआ था, इंडिया के अंदर हमारे किया गया था। इंडिया में 1881 के अंदर किया गया था, 10 साल के बाद होता है। तो इसकी रिपोर्ट से भी हमें सारा पता लगता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी हमें डाटा मिलता है, ये भी सर्वे करती रहती है पूरे देश में। डीजीईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिंग, ये क्या करते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके का होता है, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पहले भी पूछा गया है। ठीक, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाते हैं। ये एक वो स्टेट होती है, वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर ज्यादा लोग एंगेज होते हैं काम में जितनों की जरूरत होती है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था, यहाँ पे भी रखा है एग्जांपल के तौर पे, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर 3 लोगों की जरूरत है एक नीड ऑफ लाइक प्लॉट ऑफ लैंड पे काम करने के लिए, एंड 7 आर एंगेज नो सेम जॉब, और 7 लोग उस पे काम कर रहे हैं, तो उसमें से 4 लोग जो है वो क्या है, दिस गाइज अनएम्प्लॉयड हैं। दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है एक्स्ट्रा लेबर की, वो जीरो होती है। तो मेरा एग्जांपल ध्यान ही नहीं हुआ, फिर से देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्लॉट ऑफ लैंड है, हम फटाफट करते हैं। 3 भाई हैं, 3 भाई मिलकर खेती करते हैं, 100 किलो उगता है, या मान लो 300 किलो उगता है। ठीक, तो हमें अभी देखिए क्या लग रहा है, तीनों 100 100 किलो उगा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, किसी वजह से ये इंसान चला गया काम छोड़ के। अब बचे 2 भाई, अब खेत तो उतना ही बड़ा है, तो कितनी फसल उगेगी, 300 केजी तो उगेगी। तो इसका मतलब 150 150 उगाया। तो अगर मैं बात करूं तीसरे वाला, क्या कर रहा था, ये दो जब 300 उगा ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 की जरूरत क्या थी, आने की जरूरत नहीं रही, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। अब यहाँ पे देखो तो तुम, इस तीसरे इंसान की प्रोडक्टिविटी कितनी साबित हो रही है, प्रॉफिट लिख दिया मैंने, सॉरी, प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, जीरो साबित। तो वो यहाँ लिखा। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इज नॉट ओनली प्रिवेल इन एग्रीकल्चर अलोन, ये खाली एग्रीकल्चर में ही नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी देखने को मिलता है। इसके प्रिंसिपल कॉज क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम या लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब कुछ सर्टेन सीजन्स में हमारे देश का इंसान अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इंडिया में ये खाली एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ देखा जाए। एग्रीकल्चर का वर्क जो होता है वो सीजनल होता है, और यहाँ पे पूरे साल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। ड्यूरिंग ऑफ सीजन के टाइम पे जो फार्मर्स होते हैं वो आउट ऑफ जॉब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज चले जाते हैं और नौकरी ढूंढते हैं और काम करते हैं। जैसे ही रेनी सीजन बिगिन होता है, मतलब बारिश का मौसम आने लगता है, उनकी खेती का समय आता है, तो वो काम छोड़ के वापस। ठीक, ये जो सीजनल पीरियड
ये जो द पीरियड ऑफ सीजन अनएम्प्लॉयमेंट का जो होता है वो हर स्टेट में अलग-अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट में मेथड्स ऑफ फार्मिंग, सॉइल कंडीशंस और क्लाइमेट वेदर कंडीशंस वगैरह अलग-अलग हैं। नॉर्मली एक फार्मर जो खाली एक ही क्रॉप ग्रो कर रहा है, वो 5 से 7 महीने तक खाली रहेगा साल के अंदर। शुगर केन क्रशिंग, ब्रिकलिन्स वगैरह अगर हम बात करें, ये सारे अगर हम देखें तो सीज़नल एम्प्लॉयमेंट है। शुगर केन मतलब गन्ना से चीनी बनाना, चीनी मिल खाली साल में 6 महीने चलती है। ब्रिकलिन्स का काम भी कम ही होता है, मतलब ईंटें बनाने का काम भी साल में कुछ ही समय पे किया जाता है। अगला ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, ये एक इकोनॉमिक फिनोमिना है जिसके अंदर पीपल आर एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। मतलब लोग जो हैं वो काम करने को तैयार है लेकिन काम नहीं मिल रही है, तो सर ये डेफिनेशन सुनी-सुनी सी लग रही है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की सेम डेफिनेशन। ठीक, ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट से अलग है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्कर आपको कंप्लीटली आइडल खाली पड़ा हुआ दिख जाएगा। ठीक, इट इंक्लूड एग्रीकल्चर लेबर, इसमें एग्रीकल्चर लेबर, एजुकेटेड पर्सन्स भी आ जाते हैं जो माइग्रेट करते हैं गाँव से शहर में नौकरी की तलाश में। ये ओपन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे हम देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में पता नहीं चल रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हद तक हम निकालेंगे, लेकिन इसमें साफ लगता है कि जीरो। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्पररी है इंडिया में। हाँ, सही बात है। क्यों? अगर आता है तो यस। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें, लोग बहुत समय तक अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। ठीक, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारे देश में लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डेस्परेट है, खराब है, बुरी है। एज अ रिजल्ट वो मजबूर हो जाते हैं ऐसी जॉब्स को करने के लिए जो अनप्लीजेंट हैं और खतरनाक है, या फिर अनक्लीन और अनहेल्दी सराउंडिंग्स में भी काम करने को वो तैयार हो जाते हैं। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, एग्रीकल्चर तो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं पहले एग्जामों में, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी अगर हम बात करें, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही हल्का है। दैट इज वाई, इसीलिए ये फेल हो जाती है जनरेट करने में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमारे देश में जो लेबर फोर्स का साइज है वो बहुत ज्यादा है जॉब्स के मुकाबले, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आजादी के बाद से जो इंडिया की ग्रोथ रेट रही है पॉपुलेशन की, वो बहुत ज्यादा हाई रही, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम रह जाती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। चलो सही है। एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें, हमारे देश की 44.6% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक, जो कि क्या है? एक सीजनल ऑक्यूपेशन। ठीक, फार्मर्स को अक्सर क्या होता है, 3 से 4 महीने साल में काम नहीं मिलता, वो खाली बैठते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। इंडिया में अगर हम बात करें, जो मोबिलिटी है लेबर की वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक, किसकी वजह से? सोशल बैरियर्स की वजह से। कुछ लोग जो हैं वो फार ऑफ प्लेसेस पे मूव करना नहीं चाहते, जबकि वहां पे जॉब्स अवेलेबल होती है। जैसे तुम्हें ही कहा जाए, अगर बाई चांस मौका लगे, तुमसे कहा जाए बेटा पौंडीचेरी चल जा, काम करेगा? तुमने कहा है पौंडीचेरी, वहां पे लोगों की भाषा क्या होगी, क्या करना होगा, कैसे रहना, रहन सहन, खान पान सब अलग। तो सोशल बैरियर्स यही होते हैं हमारे, लैंग्वेज के, कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के, ये सोशल बैरियर्स कहलाते हैं। इनकी वजह से लोग जो है ज्यादातर मूव आउट नहीं करते हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स जैसे लैंग्वेज, रिलीजन्स, कस्टम, ये भी मेजर हिंड्रेंस साबित होते हैं मोबिलिटी ऑफ लेबर के अंदर। प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो भी हमारे देश का फुल ऑफ डिफेक्ट्स है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करने का प्रोविजन नहीं है, हालांकि रटा रटाया ज्ञान दिया जा रहा है। अगला, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। हमारे देश की इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बहुत कम है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण है। ठीक, फॉल्टी प्लानिंग। प्लान्स जो है वो माइग्रेशन को नहीं रोक पाए रूरल पॉपुलेशन के। ठीक, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी नहीं कर पाए, तो प्लान भी फॉल्स कर गए, खराब हो गए, फॉल्टी रहे। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, दिस हैम्पर्ड द ग्रोथ पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। एज अ रिजल्ट बोथ सेक्टर फेल्ड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन है ही नहीं, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, पैसा ही नहीं है लोगों के पास इन्वेस्ट करने से। इससे क्या हुआ? इन दोनों सेक्टर्स की, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे फर्क पड़ा, ग्रोथ पे असर पड़ा। एज अ रिजल्ट ये लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में फेल हो गए। अगला, रेमेडियल मीजर्स। कैसे सही किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन? पहला रास्ता, जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा।
ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम एक्सेलरेटेड ग्रोथ के मतलब इंक्रीज इन जीडी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ये भी एक तरीका है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है शुड बी स्लो डाउन, उसे कम करने की जरूरत है सो दैट जो एडिशनल जॉब्स क्रिएट हो डू नॉट फेल शॉर्ट फॉर न्यू वर्कर्स एंटरिंग इन द मार्केट। उनके लिए जॉब्स कम ना रहे जो नए मार्केट में आ रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है। क्या हर 3 सेकंड में बेटा एक नौकरी जनरेट हो रही है, जॉब जनरेट हो रही है? नहीं हो रही ना। तो अगर ध्यान से देखें तो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, नौकरियां बहुत कम है। अगर हम इसे कम करें, ठीक, तो क्या होगा, हो सकता है ये गैप थोड़ा सा कम देखने को मिले, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। क्यों? क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती हैं। ठीक, एग्रीकल्चर को डेवलप करने की जरूरत है, मतलब एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, जो हम रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे अपने। ठीक, अगर अभी उसकी वीडियो उसके बाद ही पड़ेगी तो इसमें पढ़ेंगे, इसका मतलब बाद में, और पढ़ लिया हो तो आपने पढ़ा ही होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी ओपन इन ऑल ओवर द कंट्री। इसके अलावा देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोलने की जरूरत है। ये क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं जो लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों का, और जब कोई इनसे मांगता है एम्प्लॉयर तो उसे वो डाटा दे। ठीक, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें क्या करने की जरूरत है, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, रोड्स, ये बहुत ही जरूरी है, क्रिटिकल है हमारे देश की डेवलप। ठीक, और इससे क्या होगा, अगर हम पैसा इसमें खर्च करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, लोगों को स्किल्स में ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम भी चलाया था एनएसडीसी। टिक लोन वगैरह तो सरकार देती ही है, मुद्रा योजना वगैरह अगर हम बात करें सरकार चलाती है। लेकिन अभी भी सरकार जो है एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोग्राम दे रही है, तो धामी योजना करके कोई योजना चल रही है। सप्लाई ऑफ इनपुट, सरकार को इनपुट्स प्रोवाइड करने चाहिए सब्सिडाइज रेट पे। मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की मार्केटिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जो रूरल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा, ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट। उसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज को हमें क्या करना चाहिए, वोकेशनल करना चाहिए और वर्क ओरिएंटेड का, मतलब एजुकेशन जो है वो वर्क ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब बच्चों को वो चीज पढ़ानी चाहिए जो उनके रियल लाइफ में जॉब में काम आए, ना कि किताबी ज्ञान देना चाहिए जो उनके कहीं पे भी काम नहीं आएगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार ने क्या किया, सरकार जो है अगर हम बात करें दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में मदद करती है। पहला होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सरकार जो है अपने वेरियस डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए लोगों को नौकरी देती है, जैसे कि बिजली विभाग हो गया, पुलिस हो गया, नगर निगम हो गया, मिलिट्री हो गई। ठीक, इन सब में जॉब्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सरकार क्या करती है, अपनी एंटरप्राइजेस का, अपनी कंपनियों का आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ाती है। अब उससे क्या होगा, भाई सरकार की मान लो ये फैक्ट्री थी, सरकार पहले 100 टन कोई भी चीज लोहा प्रोड्यूस करती थी, तो 100 टन लोहे के लिए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से खरीदती होगी, इससे खरीदती होगी, नहीं खरीदती होगी, ऑब्वियस सी बात है। स्टील प्रोड्यूस करती थी तो 100 टन, इसके लिए कुछ ना कुछ आयरन खरीदती होगी, नहीं खरीदती होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब सरकार ने कहा हम 100 की जगह 200 टन बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल भी तो ज्यादा खरीदेगी इससे, तो ये क्या करेगा, ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा आगे, ये जहां से लोहा खरीदता होगा वो आगे लोहे का प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में करना शुरू करेगा, उससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो वो यहाँ दे रखा है। एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी, मतलब सरकार ऑर्डर लगाएगी इसके पास तो ये लोगों को हायर करेगा लोहा प्रोड्यूस करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तुम कोई भी तरीका ले सकते हो, सरकार जैसे फर्नीचर मांगा लो, मान ले क्या है कि सरकार के हमें ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए, सरकार ने ऑर्डर प्लेस किया, तो उससे जिस कंपनी के पास ऑर्डर प्लेस करेगी वो भी तो लोगों को नौकरी पे रखेगा फर्नीचर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो वो यहाँ लिखा है प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होती है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। ठीक, इस वजह से क्या होगा, जब सरकार अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाएगी, तो इस एज अ रिजल्ट क्या होगा, उनका भी आउटपुट बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है देश के अंदर वो बढ़ जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सरकार ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाए हैं, बस खाली बुक में दे रखे हैं बहुत सारे आज के, उनको पढ़ लेना, एक बार अभी पढ़ लेना, मतलब रोज एक बार पढ़ लेना,
वैसे एक्सप्लेन करने को नहीं आते हैं, एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। तो बस खाली उनकी डेट्स वगैरह पढ़ लेना और कुछ नहीं है। जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये चालू किया गया था, ठीक 2005 में। ये मनरेगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इन सबकी डेट्स देख लेना। इसके अलावा सरकार ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक, ये उम्मीद की गई थी कि इस स्कीम से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा, अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट, खत्म होता है। एक टॉपिक इसका रह गया, वो हमारा स्टार्टिंग में है, तो उसे देख लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैंने कही थी हम लोग स्टार्टिंग में बाद में देख, तो ये रहा नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, तो अब देखो, तुम्हें याद होगा पूरे चैप्टर में तुमने पढ़ा भी था, हमने वहां पढ़ा था 473, तो 73 कर लो यहाँ पे। 473 मिलियन की हमारी वर्कफोर्स है, जिसमें से 400 मिलियन की वर्कफोर्स अगर हम बात करें तो वो रूरल है। रूरल एरिया में ज्यादा थी अर्बन के मुकाबले, फुल चैप्टर में पढ़ के आए, बहुत बढ़िया। 77 जो वर्क फोर्स है वो मेल्स की है, बाकी फीमेल्स की है। फीमेल्स मेल के मुकाबले बहुत कम थी, डाटा याद करना है बस। रूरल वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं लार्ज नंबर इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन, ये भी तुम पढ़ के आए पीछे। ठीक, तो ये दोबारा से ही पढ़ाया जा रहा है एक तरीके से। अमंग रूरल वर्कर्स, अगर हम गांव के एरियाज की बात करें, जो फीमेल वर्कर है वो 25% है, 1/4 है। वेयर एज अर्बन में फीमेल वर्कर्स 1/5 है, मतलब 1/5 है। अगर 1/5 की बात करो तो 20% हो गया, और वहां पे कितना है, 25%। तो देखो गांव में ज्यादा है अर्बन के मुकाबले। इन रूरल एरियाज बहुत सारी औरतें जो हैं वो काम करती हैं, कुकिंग का, फेचिंग वाटर, फायरवुड एक्सेट्रा, और इन्हें उनके बदले वेजेस नहीं मिलते हैं कैश। ठीक, और वेजेस मिलते भी हैं तो किस फॉर्म में मिलते हैं, फूड गेन्स के फॉर्म में, इसीलिए इन्हें वर्कर के तौर पे कैटेगराइज नहीं किया। अब ये वो पूछ लेते हैं कि रूरल बेस्ड क्यों है हमारी वर्कफोर्स। रूरल बेस्ड वर्कफोर्स का वही रीजन हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में कम होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम करने को तैयार हुआ है। और अगर हम बात करें हमारे जो अर्बन एरियाज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है, लोग सही समय का सही नौकरी का इंतजार करते हैं। ठीक, अब परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स रो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में कम क्यों है, तो रूरल एरियाज का भी तुम्हें पता है और अर्बन एरियाज का भी पता है, हम पीछे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो ये अगर बात करें आपका पूरा चैप्टर था एम्प्लॉयमेंट, 6 से 8 मार्क्स का आएगा। इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार, इसके बाद इसके बुक से भी कवर कर लेना इसे। ठीक, तो अच्छे से करना। अब इसके बाद देखते हैं अगली वीडियो और डालते हैं किसी ना किसी चैप्टर। चलो।